नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दहाड़ वेब सीरीज के 4th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक होटल का सीन, जहां पर कि जय की लाश को लाया जा रहा था, जिसकी मौत एक हेयर ड्रायर के करंट लगने की वजह से हो गई थी। यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उस हेयर ड्रायर को देखकर बोलता है कि ये हेयर ड्रायर हमारे होटल का नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर सालों से काम कर रहा है और उसे मालूम है कि ये हेयर ड्रायर यहाँ का तो है ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वंदना के पास रात को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जय की जान चली गई है। और ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और आनंद उसे सहारा देता है, जबकि आनंद ने ही जय को मारा है। आगे स्कूल के सीन में हम देवीलाल के बेटे और आनंद के बेटे को लड़ता हुआ देख पाते हैं। अब जब दोनों लड़ ही रहे थे, तब यहाँ पर कपिस के जेब से मोबाइल फोन गिर जाता है, जो कि उसने आनंद के बॉक्स से चुराया था। यहाँ पर देवीलाल का बेटा उस मोबाइल को कपिस से छीन लेता है और उसे चार्ज कर लेता है, क्योंकि वो चार्ज नहीं था। तो जैसे ही ये मोबाइल चालू होता है तो यहाँ पर कासिम के पास एक अलर्ट मैसेज आता है और उसे मालूम चलता है कि एक मोबाइल जो चालू हुआ है वो किसी खोई हुई लड़की का है। ये सारी बातें वो अंजलि मैडम और देवीलाल सिंह को भी बताते हैं, और जब उन्हें मालूम चलता है कि ये स्कूल की लोकेशन बता रहा है, तो वो तुरंत ही सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर कि देवीलाल का बेटा भी पढ़ता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि उस मोबाइल में वो लोग गंदी वीडियोस देख रहे थे, जिसके बाद उन्हें मालूम चल जाता है कि आखिर ये मोबाइल किसका है। वो लोग कपिस से बात करते हैं और कपिस उन्हें बताता है कि ये मोबाइल मेरे पिता का है और उसने उनके बॉक्स से चुराया था। तो कपिस यहाँ पर आनंद के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो स्कूल में टीचर हैं और वो हिंदी पढ़ाते हैं, और यहाँ पर वो ये भी कह देता है कि वो मेरे पिता को इन सब के बारे में ना बताए। आगे हम देखते हैं कि परगी को आनंद को लेने के लिए स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आनंद के साथ पूछताछ की जानी थी। उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं और उसका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो रहा था। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये मोबाइल कहाँ से मिला, लेकिन आनंद इससे पहले कोई जवाब देता पहले ये जानना चाहता था कि आखिर मुद्दा क्या है, और उसे मालूम चलता है कि मोबाइल के खोने की वजह से उसे यहाँ पर लाया गया है। तो वो उन्हें बताता है कि ये मोबाइल मेरा ही है। दरअसल मेरा एक बॉक्स है जहाँ पर कि ऐसे मोबाइल पड़े हैं, क्योंकि जब भी वो गाँव में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसे ऐसे मोबाइल कई सारे मिलते हैं। तो वो उन्हें उठाकर अपने बॉक्स के कबाड़ में रख देता है, तो जब भी उसे कोई ढूंढने के लिए आएगा तो वो ये सारे मोबाइल उन्हें वापस कर देगा। जिसके बाद यहाँ पर अंजलि और देवीलाल आपस में बात करते हैं। जो कुछ भी यहाँ पर आनंद ने बताया वो सब कुछ सच था। आनंद से पूछा गया था कि आखिर ये मोबाइल उसके पास कब से है। उसने बताया था कि ये मोबाइल उसके पास 2 साल से है, और कासिम ने जब इसे चेक किया तो उन्हें सचमुच मालूम चला कि ये मोबाइल सचमुच ही 2 साल से आनंद के पास है। जिसके बाद ये लोग आनंद की बैन को चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आनंद जो है वो सारी अपनी खुफिया चीजें बैन में ही रखता है। लेकिन यहाँ पर जब वो बैन को चेक करते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, और फिर हमें एक रात पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब आनंद ने उस बॉक्स को खोला था तो उसमें एक मोबाइल मिसिंग था, और वो उसे देखकर समझ गया था कि अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसलिए उसने अपने बॉक्स की सारी चीजों को कहीं और ठिकाने लगा दी है। इसलिए यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है और वो यहाँ से खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो पुलिस वालों को चले जाने के बाद आनंद अपने बेटे कपिस के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने जब मोबाइल निकाला था तो तुमने बैन में और क्या क्या चीजें देखी, लेकिन कपिस उन्हें बताता है कि वो बैन के अंदर गया ही नहीं, उसने बाहर बॉक्स से ही वो मोबाइल फोन निकाल लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में अंजलि को अभी भी आनंद के ऊपर शक हो रहा था। वो देवीलाल से कहती है कि उन्हें उस बैन को जब्त कर लेना चाहिए, लेकिन देवीलाल उससे कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हम उस बैन को जब्त कर पाए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आनंद जो है वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के पास कॉल करता है, और वो उससे कहता है कि ये नया नंबर है और अब वो उसके पास इसी नंबर से कॉल करेगा, क्योंकि मेरे घर वालों को हमारे बारे में मालूम चल गया है, और जब उसने उनसे शादी की कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए उसने अपने घर को ही छोड़ दिया है, और शायद उसके घर वाले मेरे पीछे पुलिस भी लगा देंगे, इसलिए वो अब छुप छुप कर रहने वाला है। अब देवीलाल जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पिता उसे बहुत चिल्लाएंगे,
पाएंगे, लेकिन देवीलाल उसे बहुत ही प्यार से समझाता है और उससे कहता है कि गंदी वीडियो देखने की उम्र अभी ये नहीं है। जिसके बाद हम अंजलि और आईपीएस अंसारी को देखते हैं, जो कि आनंद की वीडियो को देख रहे थे, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की थी। यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर अंसारी उसे बताता है कि शायद ये भी साइकोपाथ किलर हो सकता है, क्योंकि ये सभी के साथ मिलजुल कर रहता है और किसी को भी इनके बारे में खबर नहीं होती है, इसलिए हो सकता है कि ये एक साइको किलर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देवीलाल सिंह जो है वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा था। तभी उसकी जब आंखें बंद होती है तो आंखों के सामने उसे अंजलि दिखाई देने लगती है और ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही रोमांस करना छोड़ देता है। और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिर अंजलि उसकी आंखों के सामने कैसे आ रही है। जिसके बाद हम अंजलि को देखते हैं, जो कि रात को जॉगिंग करने के लिए निकली थी। जॉगिंग करते समय वो पहुंच जाती है आनंद के घर के पास। वो उसके बहन के पास पहुंचती है और वो यहाँ पर उसके बहन को चेक करने लगती है और जैसे वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर आनंद उसे धक्का देकर बहन के अंदर डाल देता है और यहाँ पर वो बहन को फुल स्पीड में कहीं ले जा रहा होता है। वो कहाँ पर ले जा रहा होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आनंद दरवाजा खोलता है तो अंजलि उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमें मालूम चलता है कि आनंद ने दरअसल उस बहन को पुलिस स्टेशन ही लेकर आ गया था। यहाँ पर वो देवीलाल से कहता है कि इस लड़की से बोल दो कि आगे से ये मेरे घर की छानबीन ना करे, क्योंकि ये सब कुछ जुर्म है। मैंने आपके साथ कोऑपरेट कर लिया था और आगे भी करता रहूंगा, फिर आपको इस तरह से चोरी छुपे मेरे बहन की तलाशी लेने की क्या जरूरत है। जिसके बाद देवीलाल आनंद को अपने कमरे में ले जाता है, वो उसे समझाता है और यहाँ पर आनंद उससे कहता है कि कृपया भाटी जी को मेरे घर से दूर रखो। जिसके बाद आनंद को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर अभी भी अंजलि को कहीं ना कहीं आनंद खटक रहा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देवीलाल अंजलि को खूब चिल्लाता है क्योंकि ये सब कुछ करना गलत है। जिसके बाद हम ठाकुर जी की बेटी को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह जल्दी उठती है और एक दीवार को फांद कर यहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहां पर कि आनंद के पास सुरेखा का लव लेटर पहुंच चुका था। वो उस लव लेटर को पढ़ता है और वो इस लव लेटर को प्रिंसिपल के हाथ लगा देता है। जिसके बाद यहाँ पर सुरेखा को सजा दी जाती है। आखिर ऐसा आनंद ने क्यों किया ये तो हमें बाद में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि ठाकुर जी है वो अगले दिन पुलिस स्टेशन आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी घर से भाग गई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अल्ताफ के साथ ही भागी है, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद अंजलि जिला कलेक्ट्रेट के पास जाती है। वहां पर वो साइनाइड के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करती है कि आखिर ये साइनाइड अवेलेबल कहाँ से होता है, डीलर किस तरह से इसे लोगों तक पहुंचाता है, ये सारी चीजें वो वहां से जान लेती है। अब कासिम की इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर अंजलि को एक बहुत बड़ा सुराग हाथ में लगता है। वो उन्हें बताता है कि जिन 19 लड़कियों की जान गई है उसमें आनंद का मोबाइल जो है वो इर्द गिर्द ही पाया गया है, बिल्कुल आसपास तो नहीं लेकिन 40 से 50 किलोमीटर के आसपास, और हमेशा ऐसा हुआ है और ये जाने ज्यादातर शुक्रवार से शनिवार मतलब कि वीकेंड में ही हुआ है। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर आनंद छुट्टियां कब लेता है, क्योंकि अब आनंद के ऊपर शक बढ़ते ही जा रहा था। जिसके बाद हम सिंदूरी को देखते हैं, जो कि न्यूज चैनल देख रही होती है। तो उसे न्यूज के द्वारा मालूम चलता है कि मंडाबा में ढेर सारी लड़कियां गायब हो रही है और बाद में शादीशुदा की जोड़े में उन्हें जहर दे के मार दिया जाता है एक टॉयलेट में। ये सब जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सिंदूरी बहुत कुछ जानती है। और जब रात को यहाँ पर अंजलि सिंदूरी के घर पर पहुंचती है तो सिंदूरी अपनी बाथरूम में होती है और वो यहाँ पर अपनी नस को काट लेती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।